स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग संज्ञा से प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की परीक्षा में संज्ञा से काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं, तो हम संज्ञा के बारे में देखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले संज्ञा के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएं। हम बात करते हैं संज्ञा की, तो संज्ञा की परिभाषा कहती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो एक तरह से इसे नाम भी कहते हैं। तो नाम ही, किसी भी चीज़ का नाम ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा के भेद की बात करते हैं। जो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो आएगा संज्ञा के भेद से। ठीक है, तो संज्ञा के भेद की, हम आधुनिक भेद की बात करेंगे तो हम संज्ञा को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब ये जो आपका जातिवाचक संज्ञा है, इसके 2 उपभेद माने गए हैं। कौन कौन सा? जिसमें आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। ठीक है, तो ये कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे पास 5 प्रकार की ये संज्ञा आ गई। ठीक है, तो हम संज्ञा के भेद जब करते हैं 3 प्रकार से इसको बांटते हैं, जिसमें पहला आता है व्यक्तिवाचक, ठीक है, दूसरा आता है जातिवाचक, तीसरा आता है भाववाचक। और जातिवाचक के फिर 2 भेद कर लिए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अभी ये 5 प्रकार की संज्ञा हमारे सामने आ गई, ये कौन कौन सी होती हैं। तो जब व्यक्तिवाचक की परिभाषा हम देखते हैं तो हमारे सामने आता है कि व्यक्तिवाचक जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि या वस्तु के नाम आदि को कोई उसका एक जो अपने आप में क्या हो, विशेष हो। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में क्या आता है कि एक विशेष नाम का कोई व्यक्ति, विशेष नाम का कोई स्थान, विशेष नाम का कोई भाव या जो भी हो सकता है, ठीक है, वो एक हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक। तो इसे आप एक ऐसे समझ सकते हो कि इसकी ना कोई कॉपी नहीं होती, इसकी कॉपी नहीं होती। आप इस तरह से इसको समझ लेना। मतलब ये क्या होगा, अपने आप में एक अकेला होगा। क्या होगा? अकेला। जैसे मान लो हमने अगर नाम लिया गंगा, ठीक है, तो गंगा जो है ये क्या है, एक नदी का नाम है, और ये नदी जो है ये अपने आप में एक ही है, कोई और दूसरी गंगा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर हमने नाम दिया यहाँ पर कामधेनु, तो कामधेनु जो एक गाय है ये क्या है, ये एक ही है अपने आप में, कोई दूसरी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से अब जैसे मान लो हमने नाम लिया राम, तो राम क्या है, अपने आप में एक ही व्यक्ति है, कोई और दूसरा उसके जैसा नहीं है, यानी उसकी कोई कॉपी नहीं है। अब इसके बाद आता है जातिवाचक। जातिवाचक कहता है कि ये किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की जाति का बोध कराता है, मतलब उसके जैसे और भी। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें ना कॉपी मिलेगी, हर चीज की क्या मिलेगी, कॉपी। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक शब्द लिया, शब्द कहा गाय, तो गाय शब्द जो है वो आप जितनी भी गाय होंगी, ये भी गाय, ये भी गाय, ये भी गाय, ये भी गाय, सारी गाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक तरह से गाय की क्या है, कॉपी मिल रही है। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लो आपने कहा कुर्सी, शब्द कहा, वस्तु का नाम है, तो कुर्सी कितने प्रकार की कुर्सी होती है, कुर्सी, ये कुर्सी, ये कुर्सी, वो कुर्सी, है ना, तो उसकी क्या मिलती, कॉपी मिलती है। तो जिस चीज़ की बहुत सारी कॉपी मिलती हो, अब इसमें आपके सामने आ जाएगा, जैसे एक बच्चों के सामने थोड़ा सा एक डाउट रहता है कि मैम जैसे फल है,
तो फल तो हमने कह दिया ठीक है जातिवाचक हो गया, फल कितने प्रकार के होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब फल के अंदर अगर आम आ गया या फल के अंदर अगर सेब आ गया या केला आ गया, तो क्या ये व्यक्तिवाचक में होंगे या जातिवाचक में? तो ध्यान रखिए इन्हें हम जातिवाचक में मानेंगे, हम ऐसे मान लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही संदेह रहता है, बहुत ही विवाद भी है। तो आप इतना समझ लो कि जिसकी कॉपी मिल रही है वो जातिवाचक है और जिसकी कॉपी नहीं मिल रही वो व्यक्तिवाचक है, ऐसे आप मान के इसको रखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे मान लो आम है तो आम की कॉपी मिलती है, तो आम की तो कॉपी मिल जाती है बहुत सारी, चाहे वो सिंदूरी आम हो चाहे आम एक अकेला हो या कैसा भी हो, ठीक है। तो जिसकी कॉपी मिल रही है वो किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से पहचान सकते हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाव। तो ये भाव जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है? भाव होता है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा वे होती हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर पाते हैं, जैसे प्रेम। प्रेम एक भाव का नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। कहा हमने क्रोध, क्रोध एक भाव का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह से जैसे मान लो हम कहें प्रकाश, प्रकाश क्या है? एक तरह का एक भाव का, एक अवस्था का नाम है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो गए? भाव हो गए। हम उसे नहीं देख पाते हैं ना छू पाते हैं, हम सिर्फ क्या कर पाते हैं? महसूस कर पाते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो वो किस में आ जाता है? भाववाचक में आ जाता है। हम बात करते हैं द्रव्यवाचक की। तो द्रव्यवाचक में ध्यान रखिए कि जिन चीज़ों को आप ठोस, द्रव और गैस, धातु और अधातु, ठीक है, इनके अंदर विज्ञान के अंदर पढ़ते थे ना आप, तो विज्ञान में आपने जिन चीज़ों को ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु में पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आ जाएंगी? द्रव्यवाचक के अंदर आ जाएंगी। जैसे मान लो पानी है, ठीक है। अब पानी को आपने कहाँ पढ़ा है? द्रव के अंदर पढ़ा है, तो ये द्रव्यवाचक आ जाएगा। जैसे तेल, तेल को आपने किस में पढ़ा था? द्रव के अंदर पढ़ा था, तो ये आपका किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब समूहवाचक की बात करें तो समूहवाचक वे संज्ञा हैं जिनके पीछे समूह का बोध होगा, ठीक है। वे शब्द जिनके पीछे समूह होना आवश्यक है। जैसे आप बात करते हो परिवार, तो परिवार शब्द किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए इसमें, ठीक है। इसी तरह से जैसे मेला शब्द आप लेते हैं तो मेला किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, इसके पीछे लोगों का समूह चाहिए तब मेला होगा, ठीक है। तो इसी तरह के शब्द जिनके पीछे समूह होता है, जैसे मान लो हमने कहा टुकड़ी, टुकड़ी में क्या है? लोगों का समूह है। जैसे मान लो अगर हमने कहा, जैसे अगर हम बोल रहे हैं जैसे सेना, तो सेना के पीछे क्या है? समूह है, एक व्यक्ति से तो सेना नहीं बनती। या जैसे हम कहें पुलिस, तो पुलिस एक व्यक्ति से तो नहीं बनती, उसके पीछे लोग होते हैं, लोगों का समूह होता है। तो लोगों का समूह जिससे व्यक्त होता है वो क्या कहलाता है? यानी किसी भी चीज का समूह, सिर्फ लोगों का नहीं, किसी भी चीज का समूह जिस शब्द से व्यक्त होता है वो कहलाता है समूहवाचक, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी जो संज्ञा है ये 5 प्रकार की होती है और इसी तरीके से हमको अपने प्रश्न उत्तर आगे करने हैं। तो अब चलो हम प्रश्न उत्तर करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न आता है, हम यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न है हमारे सामने, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है बताना है। विकल्प दिया है हमारा कामधेनु, विकल्प दिया है ऐरावत, विकल्प दिया है शार्दुल, विकल्प दिया है चेतक। अब आपको बताना है इनमें से व्यक्तिवाचक कौन सा नहीं है। तो आपको पता है कामधेनु किसका है? गाय का नाम है, तो नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। ऐरावत हाथी का नाम है, तो ये नाम है तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। चेतक एक घोड़े का नाम है, तो ये नाम है तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन शार्दुल शेर का पर्यायवाची है, तो शार्दुल की कॉपी है, ठीक है। न कामधेनु की कॉपी है, न ऐरावत की कॉपी है, न चेतक की कॉपी है, ठीक है। कॉपी किसकी है? शार्दुल की, क्योंकि शार्दुल शेर का पर्यायवाची होता है। तो इसका मतलब शेर है, ये शेर का नाम नहीं है, ये शेर को ही शार्दुल कहते हैं, जैसे सिंह कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उत्तर हमारा क्या हो गया? ग हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है। विकल्प कह रहा है लेखक, शिक्षक, वकील, मीठा। अब ये तो बहुत आसान है, हमें पता है लेखक पदवी का नाम है, वकील पदवी का नाम है, शिक्षक भी पदवी का नाम है। मीठा एक विशेषण है और हम देख रहे हैं संज्ञा, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, मीठा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि लहर किस प्रकार की संज्ञा है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है ये आपको बताना है। अब ये कह रहा है समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ हम देखेंगे, अब ये आपको बताना है कि लहर किस प्रकार की संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक चीज़ें जो रहेंगी जैसे वर्षा हो, तूफान हो, लहर हो या ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को आप किस में रखेंगे, जातिवाचक में रखेंगे। ठीक है, इन्हें किस में रखेंगे, जातिवाचक में। तो ये जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। आगे बात करेंगे हम नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। कवि शब्द के अंदर देखेंगे दिया है व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक है। तो जो कवि शब्द है, अब कवि तो सब मतलब कवि की तो कॉपी मिलती है, ये हम जो भी कविता करने वाला है उसको कवि कहते हैं, तो जातिवाचक हो जाएगा। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, निम्न में से कौन सा जातिवाचक शब्द है, ये आपको बताना है। शब्द दिया है कामायनी, शब्द दिया है आम, शब्द दिया है रसीला, शब्द दिया है वकील। अब आपको बताना है इनमें से जातिवाचक कौन सा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कामायनी शब्द तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है। अब रसीला ये हमारा क्या है, ये विशेषण है। जैसे हम कहते हैं किसी को रसीला आम, तो ये विशेषण हो गया हमारा। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आम और वकील, तो ये आपको ध्यान देना है कि आम भी जातिवाचक है और वकील भी जातिवाचक है। लेकिन जब ये दोनों आ जाते हैं जातिवाचक के इस तरह से, तो हमें जो बहुत ज़्यादा जातिवाचक है, मतलब जो पूरी तरह से जातिवाचक है, उसको हम देखेंगे तो वो है हमारा वकील। अब आम को हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, ध्यान देना, विद्वानों का मत रहता है कि फल के अंदर हम जब लिखते हैं कि ये हो गया आम और ये हो गया केला, ये हो गया सेब, इस तरह से, तो फल हमने मान लिया कि फल हमारा हो गया जातिवाचक। अब इसके अंदर इनके नाम रख दिए तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। तो कई बार हमें आम को व्यक्तिवाचक भी मानना पड़ता है, लेकिन वो कब मानेंगे, जब इस तरह के प्रश्न की स्थिति होगी। तो ऐसे जब प्रश्न की स्थिति में आएगी तो फिर आपका उत्तर जो है वो क्या होगा, वकील ही होगा। ये ध्यान रखना, इसी तरह के प्रश्नों में बच्चों से गलतियाँ होती हैं। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है सैसव शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना है। अब ये कह रहा है सैसव शब्द जो बना है ये किस प्रकार की संज्ञा से बना है। तो विकल्प दिया है भाववाचक से बना है, जातिवाचक से बना है, व्यक्तिवाचक से बना है, पदार्थवाचक से बना है। तो आपको पहले ये जानना है कि किस शब्द से बना है। तो ये बना है शिशु शब्द से। किससे बना है, शिशु। शिशु अब कोई भी हो सकता है, शिशु, शिशु की कॉपी मिलेंगी। अब शिशु की कॉपी मिलेंगी तो मतलब ये जातिवाचक हो गया। तो जातिवाचक से बना है ये, लेकिन ये है क्या इस समय, ये कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, क्योंकि शैशव का मतलब है शिशु की अवस्था। ठीक है, शिशु अवस्था जो होती है उसको शैशव कहते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा से बना है, यानी शिशु से बना है, कौन सा, भाववाचक में। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में रेखांकित संज्ञा से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पे बताना है, यानी वाक्य में रेखांकित संज्ञा। तो देखो जो यहाँ पर रेखांकित संज्ञा दी हुई है, यहाँ पर ये जो रेखांकित किया है ये थोड़ा गलत है। उत्तर जो है ना, दरअसल इसमें गांधी शब्द को पूछा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपिता के नीचे जो रेखांकित है ये नहीं है, मैं आपको सही करके दे देती हूँ।
यह प्रश्न ये नहीं है जो परीक्षा में आया था, यहाँ पे गलत रेखांकित है। अब इस प्रश्न को आप यहाँ पर पढ़िए। तो प्रश्न कह रहा है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में रेखांकित संज्ञा। रेखांकित संज्ञा क्या है? गांधी। ठीक है, यह संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, यानी किस से किस रूप की तरफ जा रही है, ये आपको बताना है। अब विकल्प आपके सामने दिया है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक। ये प्रश्न ऐसा है जिसमें लेकर बहुत सारे विवाद हैं और बहुत सारे लोग आपको ये भी बताते हैं कि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक इसका उत्तर है, और फिर जब आयोग की बात करें तो आयोग ने जातिवाचक से व्यक्तिवाचक इसका उत्तर दिया, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि बाद में आयोग ने बदल दिया और ये सारी चीज़ें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग ने इसका उत्तर जातिवाचक से व्यक्तिवाचक ही दिया, और इसका जातिवाचक से व्यक्तिवाचक ही उत्तर है। वो कैसे है ये आपको समझना है। अब इसका उत्तर तो होगा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। अब मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे वो कैसे है। देखो, जब हम केवल इस गांधी शब्द की बात करते हैं, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में ये गांधी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो गांधी क्या है? एक टाइटल है। ठीक है, क्या है? एक टाइटल। और ये किसी के भी नाम के पीछे लगता है, चाहे हम बात करें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबके नाम के बाद में लग रहा है तो ये एक तरह से कॉपी बना रहा है लोगों की। ठीक है, तो गांधी क्योंकि टाइटल है, तो टाइटल ये किसी के भी नाम के बाद में लग रहा है, तो ये हमारा प्रारंभिक अवस्था में क्या है? जातिवाचक है। प्रारंभिक अवस्था में क्या है? जातिवाचक। लेकिन इस वाक्य में जब हमने इसको कहा कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो अब ये जो गांधी शब्द था, ये गांधी किसको बता रहा है? यानी इस गांधी का मतलब क्या है? तो ये गांधी का मतलब हो गया महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी क्या है? एक ही है हमारे पास। तो यानी जब हम गांधी शब्द की बात कर रहे हैं तो ये जो गांधी शब्द है इस समय ये किसका बोध करा रहा है? महात्मा गांधी के होने का बोध करा रहा है। तो ये क्योंकि जातिवाचक से किस ओर बढ़ा है? व्यक्तिवाचक की ओर। तो इस तरह से ये प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना, ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की ओर बढ़ा है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था और ये बार बार पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से मान लो अगर वाक्य आपका ये पूछ लिया जाए कि आज भी हर घर में विभीषण पाया जाता है, अगर इस तरह से आ गया और आपको कह दिया कि विभीषण शब्द आपको बताना है कि यह किस से किस ओर जा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जब हम कह रहे हैं कि आज भी विभीषण मतलब हर घर में विभीषण पाया जा रहा है, तो हमें पहले तो ये पता है कि जो विभीषण शब्द है ये शुरुआत में क्या है? शुरुआत में तो एक विभीषण था सिर्फ, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है शुरुआत में। लेकिन वाक्य क्या कह रहा है कि आज भी हर घर में विभीषण पाया जाता है, तो वाक्य उसको जातिवाचक बना रहा है। तो फिर हम उस समय क्या कहेंगे कि ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की ओर जा रहा है। तो आपको ना ऐसे पहचानना है जब भी कोई शब्द आएगा कि प्रारंभिक अवस्था में, यानी हम जब उस नाम के पीछे का कुछ नहीं जानते, सबसे पहले वो किस संज्ञा के अंतर्गत आया, और फिर उसके बाद वाक्य जो दे रखा है वर्तमान में, वो वाक्य उसको कहाँ लेकर जा रहा है। तो इस तरह से हम इसमें संज्ञा का रूप बताते हैं कि किस से किस ओर जा रहा है। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहेंगे, अवयव कहेंगे, विशेषण कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। तो बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर, संज्ञा कहते हैं। इनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? यानी संज्ञा से जो विशेषण बन रहा है वो बताना है। अब विकल्प आपको दिया है भय से भयालु, भय से भयानक, भय से भयातुर या भय से भयभीक। तो भयभीक नहीं होता, भयभीत होता है, भयातुर नहीं होगा, भयालु नहीं होगा, भय से भयानक।
ठीक है, ये बन जाएगा संज्ञा से विशेषण। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न संख्या 10, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक, 5 प्रकार में हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न लेते हैं अगला, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, अचूक विशेषण के साथ लगने वाली संज्ञा है, क्या होगा? अचूक शब्द के साथ इनमें से कौन सी संज्ञा लगती है? अचूक चोट, अचूक नेत्र, अचूक निशाना या अचूक जवाब? तो आपको पता है अचूक मतलब जो कभी न चूके, तो वह हम निशाना के लिए ही लगाते हैं। तो बहुत सरल है, उत्तर आ जाएगा अचूक निशाना। ठीक है, आगे दिया है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कह रहा है विशेष। ठीक है, किसी विशेष। अब उसे द्रव्यवाचक कहेंगे, जातिवाचक कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे या समूहवाचक कहेंगे? तो आपको पता है जब किसी विशेष की बात हो रही है तो विशेष में हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, किसी विशेष के बारे में व्यक्तिवाचक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। भलाई, पढ़ाई, सुंदर, अपनापन। भलाई, पढ़ाई, अपनापन ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और जो सुंदर है ये एक विशेषण है। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो गया? ग। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प दिया है जातिवाचक, द्रव्यवाचक, परिमाणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में मैंने आपको बताया ही, आसानी से उत्तर दे देंगे आप। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके हैं मोल। अब यहाँ दिया है रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, क्या है वह? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ हमने कहा है बड़े बड़ाई ना करें, तो इस बड़े का मतलब जो है यहाँ पर उन व्यक्तियों से आ गया है कि जो मतलब बड़े लोग होते हैं। ठीक है, लोगों के लिए, तो लोगों के लिए वो क्या हो गया? संज्ञा में आ गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संज्ञा। यानी ये जो है वो बड़े जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति के आधार पर, तो हम लेते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो इसमें संज्ञा के 3 भेद आते हैं। किस तरह से? सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक, दूसरा आता है गणनीय, तीसरा आता है अगणनीय। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हम संज्ञा के 3 भेद रखते हैं, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, क्या है? ठीक है, रेखांकित अंश कौन सा है? विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है? तो देखो यहाँ पर जो बात कही है लंका का राजा रावण, ये किसकी विशेषता बता रहा है? रावण की विशेषता बता रहा है। तो रावण की विशेषता बताने के लिए आया है, संज्ञा के लिए आया है, तो ये प्रयोग किसके लिए हो रहा है? संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए क्या कहलाएगा? ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, तो जो संज्ञा के लिए प्रयोग होता है वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 हमारा कहता है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को कहा जाता है,
क्या कहते हैं उन्हें? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक कहते हैं या द्रव्यवाचक कहते हैं। तो देखो, एक ही प्रकार की वस्तुओं का यानी पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा? का आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है वो बताना है। सुंदरी, वह, मानव और पटना। तो हमें यहाँ पर दिखता है सुंदरी, मानव, पटना ये संज्ञा है। जो वह है ये क्या है? एक सर्वनाम है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है बताना है। विकल्प दिया है जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो आपको शब्द का अर्थ समझना है। स्त्रीत्व का मतलब होता है स्त्री का गुण। ठीक है, अब स्त्री का गुण तो ये क्या है? एक तरह का भाव है। ये दिखाई तो नहीं देता, ना आप इसे देख सकते हो, ना आप इसे छू सकते हो, आप इसे केवल महसूस कर सकते हो कि स्त्रियों जैसे गुण। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? भाववाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भाववाचक। ठीक है, प्रश्न आता है फिर 21। प्रश्न संख्या 21। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है कौन सी भाववाचक संज्ञा है। राम, सुरेश, निर्वाह या मित्रता। तो हमें पता है भाववाचक में हमें भाव को बताना है। तो इसमें जो शब्द है हमारा मित्रता, यही क्या है? हमारा भाववाचक है। ठीक है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो उत्तर हमारा आ गया घ, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलो आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है भाववाचक संज्ञा बनाइए। शब्द क्या है? लड़का। लड़का शब्द से आपको बनाना है भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ विकल्प दिया है लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो देखो, जो शब्द होता है यानी अब लड़का है, इसका भाववाचक बनाना है हमें। तो हमें बताना है मतलब लड़के का जो गुण होता है वो चीज़। तो लड़के के गुण के लिए हम क्या बोलेंगे? लड़कपन कहते हैं कि अभी इसमें लड़कपन है, ऐसे बोलते हैं। तो यानी ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो शब्द क्या हो गया? लड़कपन। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करिए। संज्ञा शब्द का चयन करना है। इसमें शब्द दिया है स्वाभिमानी, शब्द दिया है स्वार्थी, शब्द दिया है लोभी, शब्द दिया है भूगोल। और हमको क्या चुनना है? संज्ञा शब्द चुनना है। तो देखो, स्वाभिमानी, लोभी और स्वार्थी ये तीनों क्या हैं? विशेषण हैं। अब कैसे पहचानोगे आप? तो ये तीनों अपने तुरंत बाद संज्ञा लेने की कोशिश करते हैं। आप इनका वाक्य प्रयोग करो। स्वाभिमानी व्यक्ति हम कहते हैं, लोभी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, तीनों ही अपने पीछे ना व्यक्ति नामक संज्ञा को ले रहे। लेकिन जो भूगोल है ये अपने आप में क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, तो ये हमारा संज्ञा शब्द हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। हरियाली है कौन सा शब्द है? जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है या विशेषण है? तो हरियाली शब्द हमारा हमें पता है भाववाचक संज्ञा होगा। कैसे भाववाचक संज्ञा होगा? तो क्योंकि हरियाली जो है वो एक अवस्था का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? अवस्था का। और अवस्था का बोध कराने वाले शब्द ही हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे दिया है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। काला मोटा शब्द क्या है? बुढ़ापा। तो ये कह रहा है बुढ़ापा का भेद बताना है। कौन सी संज्ञा है बुढ़ापा? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या इनमें से कोई नहीं? तो बुढ़ापा ये क्या है? एक अवस्था है। और अवस्था का बोध कराने वाली संज्ञा क्या होती है? भाववाचक होती है। मैंने आपको बताई। तो बस उत्तर मिल गया आपको कि ये हो जाएगी हमारी भाववाचक। ठीक है, आगे प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है
स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। फिर से शब्द दिया हुआ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता फिर से एक अवस्था है। विकल्प दिया है आपको जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। अब ये मत सोचना, अब ये दिमाग लगाओ मैम ये गुणवाचक संज्ञा कहाँ से आ गया। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परीक्षक आपको कुछ भी दे सकता है विकल्प में, आपको तो सही उत्तर पहचानना है कि सही उत्तर क्या है। अगर उसका नाम भी बदल के रख दिया है, पहली चीज तो गुणवाचक संज्ञा कोई होती ही नहीं है, तो कट ही जाएगा। विकल्प में आपके पास दो बचे, या तो जातिवाचक है या तो भाववाचक है। ठीक है, तो अगर विकल्प कभी उल्टा फुल्टा आता है, कोई और दूसरा दिया हुआ होता है, उसको लेके दिमाग में इतना सोचने नहीं है, सोच विचार नहीं करना, क्योंकि परीक्षक तो आपका दिमाग घुमाने के लिए कुछ भी रख सकता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि स्वतंत्रता शब्द जो है वो हमारी कौन सी संज्ञा है। तो स्वतंत्रता एक अवस्था का बोध कराती है। ठीक है, अवस्था का बोध करा रही है तो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताना है। अब दिया है यहाँ पर गाय, पहाड़, यमुना, आम, 4 शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, हम पढ़ के आए अभी, हमें पता है गाय जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है। अभी आप कह रहे होंगे कि मैम कुछ देर पहले आपने आम शब्द को जातिवाचक में नहीं रखा था, व्यक्तिवाचक में रखा था। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे फिर बदलने जा रहा है। ये यमुना और आम 2 आ गए, तो हमको ऐसे ही पता है कि आम तो वैसे भी जातिवाचक में ही है। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो यमुना शब्द है ये कभी भी अपनी जाति को, मतलब अपने आप को बदलती नहीं है, अपनी संज्ञा को। यमुना एक ही है, यमुना की कोई कॉपी नहीं है, तो यही हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और जो आम है ये हमारी क्या है, ये हमारी कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से समझना है, कभी आपको आम को जातिवाचक में रखना पड़ सकता है, कभी आपको आम को व्यक्तिवाचक में रखना पड़ सकता है। जैसा विकल्प आएगा, जैसी हमारे प्रश्न की डिमांड होगी, आपको वैसे चलना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 29। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पराया, अपना, जागरण या सब है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का आपको बताना है। ठीक है, तो देखो जब हम बात करते हैं पराया, अपना, अभी अपना तो हमारा सर्वनाम हो गया। ठीक है, पराया दूसरे का कहते हैं, पराया व्यक्ति है, विशेषण में आ जाएगा। सभ्य समाज कहते हैं, विशेषण में आ जाएगा। अब शब्द आ गया हमारा जागरण, जागरण ही हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये ध्यान रखिएगा, विकल्प में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको संज्ञा शब्द ही रख कर दिए जाएं, क्रिया शब्द भी दिए जा सकते हैं, आपके सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं, आपके विशेषण शब्द भी हो सकते हैं। आपको बस पहचानना है कि हमसे वो पूछ रहा है, जो पूछ रहा है हमें वो उत्तर देना है। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है मित्रता भाव, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है, किससे बनी है? दरअसल ये प्रश्न अधूरा छोड़ दिया है और आपसे ये कहना क्या चाहता है कि जो मित्रता शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। ये तो इसने आपको बता दिया कि मित्रता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। ये संज्ञा किस संज्ञा से बनी है, मतलब कौन से भेद से बनी है, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पे विकल्प आपको दे दिया, जातिवाचक से बनी है, सर्वनाम से बनी है, विशेषण से बनी है या क्रिया से बनी है, ये बताना है। तो आपको पता है कि मित्रता शब्द बना किससे है, तो मित्र शब्द से बना है। ठीक है, मित्र शब्द में क्या लगा दिया हमने, ता प्रत्यय लगा दिया तो बन गया। अब ये मित्र शब्द जो है ये हमारा क्या है, ये एक विशेषण है, ये क्रिया है या सर्वनाम है, ये क्या है, तो हमें पता है ये जातिवाचक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है क्योंकि मित्र जो शब्द है वो क्या है, जातिवाचक है, तो जातिवाचक से हो गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या सुंदर, अरे प्रश्न संख्या सुंदर नहीं, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, यानी जो सुंदर शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। अब विकल्प दिया है सुंदरता, सौंदर्यता, केवल ख या क व ख दोनों,
अब देखो ये प्रश्न है मजेदार, आपको देखना है। अब इसमें आप कहेंगे कि मैम सौंदर्यता भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये शब्द होता केवल सौंदर्य, ठीक है, क्या होता, केवल सौंदर्य, तो इसका उत्तर हो जाता क और ख दोनों। लेकिन क्योंकि ये सौंदर्यता लिखा है तो ध्यान रखिएगा ये कोई शब्द ही नहीं होता, वर्तनीय अशुद्ध है, इसमें ता नहीं लगा होना चाहिए। वर्तनीय अशुद्ध है तो ये कट गया, वर्तनीय अशुद्ध है तो हमें कोई मतलब नहीं है, उससे कट गया। एक ही उत्तर हमें मिल गया, सुंदरता। सुंदरता इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। इसमें से बताना है आपको कि संज्ञा कौन सी है। विकल्प दिया है अभिमानी, स्वार्थी, लालची, सागर। अब बहुत आसान है, संज्ञा बतानी है। अब इसमें देखो अभिमानी, अभिमानी व्यक्ति, अब ये अपने साथ ले रहे हैं संज्ञा, यानी ये क्या है, एक विशेषण है। लालची व्यक्ति, ये एक विशेषण है, लालची शब्द, ठीक है। स्वार्थी व्यक्ति, ये एक विशेषण है, ठीक है। अब हमें मिल गया सागर, ये ही एक संज्ञा है, तो हमें संज्ञा शब्द मिल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। मानव शब्द के लिए, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए आपको बताना है भाववाचक संज्ञा क्या होगी। यहाँ पे दे रखा है मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व, आदमियत, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है मानव शब्द का भाववाचक, तो मानव शब्द में हमने ता लगा दिया, तो मानवता ये क्या बन गया, ये भाववाचक संज्ञा बन गया, ठीक है। मानवता हम किसको कहते हैं, भाव के लिए आता है। अब आप कहेंगे मनुष्यत्व भी हो सकता है, तो मनुष्यत्व शब्द नहीं होता, मतलब ठीक नहीं है ये बनाना ऐसे, तो जो इन दोनों में से जो सही शब्द है वो है आपका मानवता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जो जातिवाचक नहीं है वो बताना है। दिया है यहाँ पर जवान, दिया है बालक, दिया है सुंदर और दिया है मनुष्य। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब ये कह रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बालक एक जातिवाचक है, मनुष्य एक जातिवाचक है। जवान शब्द का अर्थ जो है यहाँ पर, अब आप कहेंगे ऐसे जवान, या तो आप इसमें ले सकते हैं कि भाववाचक हो गया, जैसे कहते हैं ना जवान आदमी है और ये सारी चीज, तो अब क्योंकि यहाँ पे जातिवाचक कह रहा है, अगर आप इसको लेते हैं तो फिर सुंदर जो है वो हमारा एक विशेषण है, ठीक है। अगर आप जवान शब्द का अर्थ लेते हैं जवानी से, तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो सुंदर जो शब्द है ये हमारा विशेषण है, तो हमारा उत्तर तो यही है। तो ऐसी अवस्था में हमें जवान शब्द का अर्थ जो पता चलता है वो किससे पता चलता है, जवान हम कहते हैं सैनिक को, ठीक है। किसको कहते हैं, सैनिक। तो सैनिक शब्द से लेते हैं, कहते हैं ना अरे ये तो जवान है, जवान इधर आओ, जवान ये काम करो, ऐसे बोलते हैं ना फौज में, ठीक है। तो ये जवान हमारा क्या होता है, एक तरह से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, क्योंकि सुंदर जो शब्द है वो क्या है, एक विशेषण है। और वो कह रहा है कि इनमें से जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो हटाना है, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है सुंदर शब्द, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 35। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। दिया है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता। तो ध्यान दीजिएगा, अब राष्ट्रीय शब्द अगर हम बोलते हैं तो वो हमारा विशेषण में चला जाता है, तो इसका भाववाचक क्या आ जाता है, राष्ट्रीयता। तो आप देखेंगे अक्सर जो हमारा ता प्रत्यय होता है, ठीक है, अक्सर, प्राय, हमेशा नहीं, कुछ केसेस में ता वाली जो हमारी मतलब शब्द होते हैं अक्सर आप देखेंगे जिनमें ता प्रत्यय लगा होता है, भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बतानी है। लड़का, लोहा, नर्मदा, मनुष्य।
अब द्रव्यवाचक कह रहा है तो हमको पता चल गया आराम से, ठोस द्रव गैस में हमें पढ़ना है, धातु अधातु में, लोहा हम धातु में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। आगे दिया है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। जो क्रिया से बनी है वो आपको बताना है। थकावट, बुराई, आलस या बुढ़ापा। तो हमको पता है थकना, थकना क्रिया से बना है थकावट, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। और ये क्रिया से बनी है तो पूछ रहा है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो थकावट हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। सच्चरित्रता शब्द बताना है। अब देखो ये जो शब्द है हमारा, ये किससे बना है, मैं आपको बता देती हूँ। शब्द बना है हमारा सत प्लस चरित्र, ठीक है, और प्लस ता। तो इसमें सत तो उपसर्ग लगा है और ता इसमें प्रत्यय लगा है, तो मूल शब्द क्या आ गया इसमें, चरित्र आ गया। तो चरित्र हमारा किस विकल्प में, ख में है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, ख हो गया, ठीक है। तो सचरित्रता जो किस मूल शब्द से बना है, चरित्र शब्द से बना है, ठीक है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आता है हमारा 39। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है इनमें से कौन सी है। अब शब्द दिया है यहाँ पर तप, शब्द दिया है तीर, शब्द दिया है भरत और शब्द दिया है चिंता। तो देखो फिर से जैसे प्रेम, क्रोध, ठीक है, ये सब क्या है, भाव हैं। तो चिंता भी क्या है, एक तरह का भाव है, तो भाव है तो भाई भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इसका उत्तर हमारा क्या आ गया, चिंता हो गया, ठीक है। तो देखो इसी तरह से आपको अभ्यास पुस्तक में, अपना जो आपकी अभ्यास पुस्तक दी है उसी में से आप लोगों को ये प्रश्न करने हैं। मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न समझाए, तरीका बताया कि कैसे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, इसी तरह से उत्तर देते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ।